नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एनपी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन टेपिंग की रिपोर्ट आने के बाद बवाल मचा हुआ है। इस पूरे बवाल को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार लगातार लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को अब अपना नाम बदलकर भारतीय जासूस पार्टी रख लेना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी की, उनके स्टाफ की, खुद के कैबिनेट मंत्रियों की, पत्रकारों की और एक्टिविस्टों की जासूसी कराई गई। क्या यह उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई है? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने जासूसी कांड सामने आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आरोपों को स्तरहीन बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही जासूस का रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि वायर की खबरें पहले भी झूठी साबित हो चुकी हैं। इसी तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल का रवैया भी हमेशा से भारत विरोधी रहा है। रविशंकर प्रसाद ने मॉनसून सत्र से पहले इस मामले के सामने आने पर भी सवाल उठाए। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही अभिनेता दिलीप कुमार और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह समेत इस साल जान गंवाने वाले सांसदों और प्रसिद्ध हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा के पिछले दिनों दिवंगत हुए वर्तमान सदस्य डॉक्टर रघुनाथ महापात्र और राजीव सातव के सम्मान में उच्च सदन की बैठक को सोमवार को 1 घंटे के लिए दोपहर 12:24 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। 2 बजे फिर से शुरू हुई कार्यवाही के दौरान 3 बजे तक के लिए को स्थगित करना पड़ा। वहीं हंगामे के बाद नारेबाजी के बाद लोकसभा की कार्यवाही 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही कोरोना की दूसरी लहर, महंगाई और चीन से जुड़े मामले और पत्रकार नेताओं और जासूसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपने मंत्रिपरिषद का परिचय दे रहे थे। तब हो रहे हंगामे के खिलाफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी आपत्ति जताई। वहीं हंगामे के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों का परिचय नहीं करा पाए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 24 वर्षों के संसदीय जीवन में संसद में पहले कभी नहीं देखा गया कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी देने के दौरान हंगामा हुआ हो। उन्होंने कांग्रेस सदस्यों की नारेबाजी को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। ऐसे में मॉनसून सत्र में संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी और कामकाज किस तरीके से हो पाएगा, इसको लेकर अभी से ही सरकार के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ कोविड वैक्सीनेशन पर चर्चा को लेकर सरकार गंभीर है। लिहाजा कार्रवाई और विपक्ष के तेवर को देखते हुए साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर मंगलवार को एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कहा कि 10 करोड़ लोगों को कोविड-19 के टीके की खुराक देने में 85 दिन का समय लगा था, जबकि सबको टीका मुफ्त टीका अभियान के कारण 30 करोड़ से 40 करोड़ का आंकड़ा छूने में भारत को केवल 24 दिन लगे। आपको बताएं कि सार्वभौमिक टीकाकरण का नया चरण 21 जून से शुरू होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीके की उपलब्धता बढ़ाई गई है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की समय से पहले आपूर्ति की गई है, ताकि वे बेहतर तरीके से योजना तैयार कर सके।
सोमवार सुबह 7 बजे तक की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने बताया कि 50,69,232 सत्रों में टीके की 40,64,81,493 खुराक लगाई गई हैं। इनमें से पिछले 24 घंटे में 13,63,123 खुराक लगाई गई हैं। संक्रमित हुए लोगों में से 3,03,08,456 लोग ठीक हो चुके हैं। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचे। सिद्धू कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा की सेक्टर 2 स्थित कोठी पर पहुंचे। वो पिछले 3 दिन से पार्टी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। आज बाजवा के घर पर सिद्धू के साथ लगभग 25 विधायक मौजूद रहे। साथ ही पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल जाखड़ भी वहां पर सुनील जाखड़ मौजूद रहे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही देहरादून के साथ ही पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी जिलों में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी लगातार बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बारिश के बारे में जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास पर मॉडल स्कूल की वार्षिक पत्रिका का विमोचन किया। साथ ही उत्कृष्ट विद्यार्थियों को चेक भेंट कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्रिका में संलिप्त और प्रस्तुत रचनाओं में बच्चों की प्रतिभा स्पष्ट रूप से दिख रही है। मैं वार्षिक पत्रिका और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा नहीं सुलझ से देख हरियाणा सरकार ने तालाबों से सिंचाई का नया फॉर्मूला निकाला है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अंबाला के गांव टेपला और झज्जर के गांव जाखोदा के 2 तालाबों से सिंचाई की शुरुआत की जा चुकी है। यहां से सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद अब सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के कुल 18,000 तालाबों में सबसे पहले ओवरफ्लो 1,868 तालाबों के पानी को सिंचाई योग्य बनाया जाएगा। हरियाणा में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों में ऑरेंज और शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। कुछ जगहों पर अंधड़ के साथ ही भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जाहिर की गई। कई इलाकों में क्षेत्र में से 100 mm तक बारिश का अनुमान जाहिर किया गया। वहीं मंगलवार को भी अच्छी बारिश हो सकती है। पूर्व मंत्री और डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने डिंडोरी दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले को रोकने का प्रयास किया। यहां मौजूद पुलिस ने विधायक को पकड़कर सड़क से हटाया, जब जाकर प्रभारी मंत्री का काफिला आगे बढ़ सका। विधायक का आरोप है कि जिला प्रशासन ने उन्हें प्रभारी मंत्री से मिलने नहीं दिया। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री डिंडोरी के रहेंगी में नवीन आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण करने पहुंचे थे। पूर्व मंत्री और विधायक ओमकार सिंह मरकाम का कहना था कि लोकार्पण मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से मानसून की सुस्त रफ्तार के कारण लोग तेज गर्मी और भीषण उमस से परेशान हैं। अब एक बार फिर से मानसून के एक्टिव होने से बारिश की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कुछ जिलों में भी बारिश होने की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सांसद शंकर लालवानी की इतने दिनों की मेहनत रंग लाई और कोविड में अभिभावक को खोने वाले 230 से ज्यादा बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल चुका है। जाल सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को सर्टिफिकेट और चेक का वितरण करते हुए सांसद शंकर लालवानी बेहद भावुक नजर आए। इस दौरान सांसद लालवानी कोविड में जान गंवाने वालों को और श्रद्धांजलि दी और कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र के निर्माण का आधार शिक्षा ही है। देश में मानसून के चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं हिमाचल में हाल ही में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली थी, जिसके चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में घूमने आ रहे पर्यटकों से इन दिनों नदी किनारे और पानी के करीब नहीं जाने का निवेदन किया है। साथ ही कहा कि आप सुरक्षित स्थान पर घूमें और रहें।
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रविवार देर रात से शुरू हुई बारिश का दौर सोमवार दोपहर तक लगातार जारी रहा। बारिश के चलते पूरा शहर पानी पानी हो गया। शहर के बीचों बीच बहने वाला लटिया नाला भी पूरी तरीके से उफान पर है। वहीं नालों के उफान पर होने के बावजूद भी नए लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। जिला मुख्यालय के नजदीकी शेरपुर खिलचीपुर रोड स्थित झरेटी नाले पर दो लोग नाले के उफान की परवाह किए बगैर सड़क पार करने पर उतारू हो गए, लेकिन पानी के बहाव के आगे उनकी एक न चली और दोनों पानी में बह गए। बंगाल पुलिस में कांस्टेबल के पद पर अवलिंब नियुक्ति की मांग को लेकर दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय भवानी भवन के बाहर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कम से कम 30 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने कार्यकर्ताओं के साथ जनता को आ रही समस्याओं को लेकर नगर निगम कमिश्नर के नाम ज्ञापन कार्यकारी अधिकारी जर्नैल सिंह को सौंपा। चित्रा सरवारा ने बताया कि नगर निगम द्वारा जिस तरीके से लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल की जा रही है वो तरीका बिल्कुल तानाशाही भरा है। नगर निगम द्वारा 2006 से 2021 तक का प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा वसूला जा रहा है, जबकि ये टैक्स हर साल लिया जाना चाहिए था। हरियाणा के फरीदाबाद में कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट नजर आ रही है। आलम यह है कि कल जिले में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया, जिसको लेकर फरीदाबाद के सिविल सर्जन ने खुशी जाहिर की और कहा कि हमें इस मुहिम को कमजोर नहीं पड़ने देना है और पहले की तरह वैक्सीनेशन पर ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद जिले के 12 गांव पूरी तरीके से वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है। इसके बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते इस पूरे मामले में 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। एक साथी फरार है। तलाशी के दौरान धर्मांतरण कर रहे लोगों के पास से देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी डायरी भी मिली है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर कहा कि बसपा का इतिहास रहा है, बसपा ने हमेशा समाज तोड़ने का काम किया। आशुतोष टंडन ने कहा कि बीजेपी सभी का सम्मान करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही बीजेपी का ध्येय है। रामनगरी अयोध्या के बारे में आशुतोष टंडन ने कहा कि अयोध्या विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बने। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नकली शराब पीने से लोगों की मौत पर बिहार सरकार की खिंचाई की और कहा कि सीएम नीतीश कुमार को अपनी पद की परवाह है, जनता की नहीं। उन्होंने कहा कि वे ये निंदनीय है कि जहरीली शराब पीने से 16-17 लोगों की मौत हो गई और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि हमारे तथाकथित सुशासन बाबू को जनता की नहीं अपने पद की परवाह है। शराबबंदी पूरी तरीके से विफल रही। किसानों द्वारा चलाए जा रहे नए कृषि कानून के विरोध पर बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की सहमति व्यक्त की है कि किसानों के साथ फिर से बातचीत की जानी चाहिए, भले ही उनका कानूनों के प्रति एक अलग दृष्टिकोण क्यों न हो। पेगासिस जासूसी मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पेगासिस स्पाईवेयर के जरिए कई लोगों की कथित फोन टेपिंग पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1500 से ज्यादा लोगों के फोन टेप किए गए, इसका मतलब है कि वे कुछ योजना बना रहे हैं और हमारा देश खतरे में है। संजय राउत ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आम जनता के साथ जानकारी साझा करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने 18 जुलाई की रात शहर में रात में गश्त की। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों और लाल किले के आसपास के इलाकों का दौरा किया। दिल्ली के सीपी बालाजी श्रीवास्तव ने 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की निगरानी टीम का नेतृत्व किया, जो फील्ड पर थे और पूरे शहर में गश्त रहे थे। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। विनोद, पप्पू और धर्मवीर ये वो लोग हैं जो मेरठ शहर में शाही जामा मस्जिद के जीर्णोद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हिंदू होने के बावजूद मस्जिद के मुख्य द्वार पर पवित्र कुरान की आयतें उकेर रहे हैं। बता दें कि ये मस्जिद मेरठ शहर के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है, जिसे लगभग 700 साल पहले सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने बनवाया था। केरल में मुस्लिमों के त्योहार बकरीद को लेकर लॉकडाउन में ढील देने के फैसले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बकरीद के त्योहार को देखते हुए केरल सरकार लॉकडाउन की बंदिशों में ढील देने का फैसला किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। हाई कोर्ट ने, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केरल सरकार से जवाब मांगा है। कावड़ मामले के दौरान ही इस सुनवाई पर उत्तर प्रदेश के संभल में बारात में आए लोग शादी समारोह संपन्न होने के बाद रात्रि लगभग 1:45 बजे चंदौसी से पहुंचे और साथ में बस सवार होकर अपने गांव के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उनकी बस का टायर पंचर हो गया। कुछ लोग बस से बाहर निकलकर ताजी हवा खाने लगे। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने सभी को रौंद दिया। इस दौरान 7 लोगों की मौत। आगरा में ब्लैक फंगस से ठीक हुए मरीजों में दोबारा फंगस की शिकायत मिल रही है। ऐसे 9 मरीजों में पुष्टि हो चुकी है। इनमें कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे, लेकिन दूरबीन जांच और एमआरआई में फंगस पकड़ में आया है। ब्लैक फंगस वार्ड के प्रभारी डॉक्टर अखिल प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक वार्ड में 83 मरीज भर्ती हुए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने लोगों को कभी नहीं भूलने वाले जख्म दिए हैं। उस भयावह मंजर को याद कर लोग आज भी सहम जाते हैं। लोगों ने आंखों के सामने अपने लोगों को उनको देखा है कि किस तरीके से उन लोगों की जान चली गई। इस बीच आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर ने राहत देने वाली एक खबर दी है। आईआईटी के प्रोफेसर का कहना है कि एक विश्लेषण किया गया, उसके आधार पर दावा किया गया है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से कम घातक है। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान की तबियत एक बार फिर से बिगड़ गई है। इलाज के लिए उन्हें लखनऊ भेजा गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इलाज के लिए उन्हें लखनऊ में ले जाया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी आजम खान और इसके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोरोना संक्रमण के चलते 9 मई को मेदांता में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी दल जातीय समीकरण को साधने में जुट चुके हैं। खासतौर से राजनीति में अच्छा खासा दबदबा रखने वाले ब्राह्मण समुदाय को अपने साथ लाने की कवायद सभी दलों ने शुरू कर दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो प्रदेश में एक बार फिर से 2007 के फॉर्मूले को अपनाने की बात करते हुए जगह जगह पर ब्राह्मण जोड़ो अभियान की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। जबकि समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को, कांग्रेस को, सभी तमाम दल इन्हीं के निशाने पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि बकरीद पर गोवंश, ऊंट या फिर किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न होने दी जाए। साथ ही कुर्बानी किसी सार्वजनिक स्थान पर न होने पाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठे न हो। ईद उल अजहा बकरीद का त्योहार बुधवार 21 जुलाई को मनाया जाएगा। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से कांवड़ संघों की तरफ से यात्रा स्थगित करने की आधिकारिक जानकारी दी। राज्य सरकार के जवाब से असंतुष्ट होने के बाद कोर्ट ने मामले को निस्तारित कर दिया। दूसरी तरफ केरल में कोरोना के पॉजिटिव रेट लगभग 11% होने के बावजूद भी वहां पर ढील की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर ली है। प्रदेश सरकार का दावा है कि तीसरी लहर का सामना करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। प्रदेश के 714 अस्पतालों में 78,716 आइसोलेशन और आईसीयू बेड तैयार किए जा चुके हैं, जबकि अस्पतालों में 92,000 से ज्यादा पीडियाट्रिक आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं। प्रदेश में 171 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। वहीं 541 प्लांट पर तीव्र गति से काम चल रहा है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 586.66 अंक के नीचे 52,553.40 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 171.00 अंक यानी कि 1.07% की गिरावट के साथ 15,752.40 के स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि विशेष किस्म के रसायन बनाने वाली कंपनी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर 900 रुपए के निर्गम मूल्य के मुकाबले सोमवार को 98% से ज्यादा की तेजी के साथ सूचीबद्ध हुए। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर निर्गम मूल्य के मुकाबले 98.26% प्रीमियम के साथ 1,784.40 रुपए सूचीबद्ध हुआ। नेशनल स्टॉक की बात करें तो 95% की बढ़त के साथ
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने के दाम में 126 रुपए की गिरावट आई और इसका दाम 40,967 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वैश्विक बाजारों में आई गिरावट से कीमत प्रभावित हुई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार पिछले सत्र में सोने के दाम 47,093 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी की बात करें तो इस दौरान चांदी में गिरावट दर्ज की गई है। महंगाई के दौर में अब जनता को थोड़ी राहत मिल सकती है। जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम हो सकती है। ओपेक समूह के साथ हुई बैठक के बाद पेट्रोल सस्ता हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओपेक पर संबंध देशों के बीच एक पूर्ण सहमति बनी है, जिसके बाद 5 ओपेक और गैर ओपेक देश कच्चे तेल का उत्पादन अगस्त से बढ़ाएंगे। इससे पहले इन देशों के बीच विवाद से लगातार कीमत बढ़ती जा रही थी। पश्चिमी यूरोप में आई भीषण बाढ़ में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बचाव कर्मियों के सामने अब लापता लोगों को खोजने की चुनौती है। रिकॉर्ड बारिश के बाद जर्मनी और बेल्जियम में आई भीषण बाढ़ में सैकड़ों लोग लापता हैं। स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग और नीदरलैंड्स में भी भारी बारिश लगातार जारी है। यूरोपीय नेताओं ने इस त्रासदी के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। अफगानिस्तान ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब 16 जुलाई को पाकिस्तान ने अफगान के राजदूत की बेटी का अपहरण किया था। हालांकि बाद में उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन रिहा करने से पहले उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई। राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के राजनयिकों को इस्लामाबाद से वापस बुलाया। ब्रिटेन के अधिकतर हिस्सों में लॉकडाउन की पाबंदी हटा ली गई है और देश के विकसित क्षेत्रों में मास्क लगाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के अनिवार्य पालन संबंधी आदेश को भी वापस ले लिया है। इसके अलावा नाइट क्लब को खोल दिया गया है। इंडोर गतिविधियों को पूरी तरह की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। ब्रिटेन की मीडिया ने इसे फ्रीडम डे के रूप में चिन्हित किया। कोरोना महामारी के बीच पवित्र मक्का में शनिवार को हज की शुरुआत हो चुकी है। महामारी के दौर में यह दूसरी हज यात्रा है। शनिवार को जायरीनों का एक जत्था मक्का पहुंचा। सोमवार को यह तीसरा दिन है। इस महामारी को देखते हुए हाजियों को कई तरह की सख्ती और नियमों का पालन करना पड़ रहा है। हज के दौरान अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना होगा और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत और ब्राजील को पीछे छोड़ इंडोनेशिया अब कोरोना महामारी का नया केंद्र बन चुका है। इंडोनेशिया में कोरोना के मामले तेजी से लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहां पर हालात बेकाबू होता देख इस देश में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा रहा है। इंडोनेशिया में हर दिन औसतन 57,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। शुक्रवार को 1,205 मरीजों की मौत के साथ मौतों का आंकड़ा 71,000 से ज्यादा हो गया। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में इन दोनों सियासत गर्म है। एक तरफ पाकिस्तान में जहां पीओके को बाकायदा सूबा बनाए जाने को लेकर घमासान मचा है, वहीं 25 जुलाई को पीओके में होने वाले चुनाव से पहले इमरान खान सरकार अपने बयानों के सहारे भारत और पीएम मोदी के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं साथ ही जम्मू कश्मीर इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान से आई रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पाकिस्तान से सटे एक अहम बॉर्डर पोस्ट पर अपना कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बेहद अहम चमन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर पाकिस्तान के झंडे के साथ तालिबान का झंडा भी हवा में दिखाई पड़ा। हालांकि अभी तक इस कब्जे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। ये चमन चौकी कंधार के उसी स्पिन बोल्डक इलाके में है जहां पर पिछले हफ्ते भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की तालिबानी हमले में मौत हो गई थी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।